सी बात है, जिसकी प्रॉपर्टी वो ज्यादा काम करेगा। मौर्यों के बाद का काल कहलाया मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का। और इसमें दो तरह से हमारी पावर हमें डिवीजन दिखाई दिया। मौर्यों के टाइम पे तो कोई निकल ही नहीं पाया बाहर भाई। 6 लाख की सेना जिसकी थी, जिसके बाद चाणक्य जैसा इंटेलिजेंट आदमी, जिसका प्रधानमंत्री था, जिसका फिर पोता अशोक था, तो उनके सामने कोई कैसे ही टिक पाता। मौर्य अकेले थे, उनके टाइम में किसी की हिम्मत नहीं थी सर उठाने की। लेकिन मौर्यों के धीरे धीरे करके जब उनका पतन हुआ, उनकी अगली पीढ़ियां कमजोर हुई, तो फिर कुछ लोकल राजा और कुछ विदेशी आक्रमणकारी आके यहाँ पे अपना बस गए। तो उन्हीं लोगों में हमने पहले विदेशियों के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि विदेशियों का बहुत कोई योगदान तो था नहीं। इनमें हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक, जिसको हिंदी में कहते हैं हिंद यवन, जिसमें याद करो वो हेलियोडोरस करके था ना, उसने एक बेस नगर विदिशा में अपना गरुड़ स्तंभ बनवाया था। फिर ये जो थे दो अलग अलग खानदानों से आए थे यहाँ पर, इन्होंने जो शीशे के सिक्के चलाए थे, है ना। लेकिन मेन चलाएंगे हमारे सातवाहन वाले, जो आज पढ़ेंगे, हिंद यवन। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था इनमें से, अगर बड़ी बात करें बड़ा, तो वो कुषाण था। ये हमने दोनों पढ़ लिए थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे। और भी पढ़े थे लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। पहला पढ़ा था ना जिसने कुछ खास किया ही नहीं था। तो मेन अगर कहें तो एक शक हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट, तीसरा शक। शक की कितनी ब्रांचेस थी? 5। कुषाण तो यूची कबीले से भाग, मतलब यूची कबीले के ही थे। पहला याद करो, कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, फिर कनिष्क। कनिष्क के बाद आगे कई सारे हुए। हुविश्क लास्ट था जो ताकतवर था। उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने राजधानी जो रखी, या तो अपनी पेशावर पाकिस्तान, या फिर मथुरा के आसपास, ज्यादा दक्षिण की तरफ नहीं गए। हाँ, कनिष्क पैसे वाला आदमी था, खर्चा किया, चौथी बौद्ध महासंगीति करवाई। ये बात कर रही हूँ कुषाणों में, कनिष्क की चौथी बौद्ध महासंगीति। शक की बात करें, 5 शाखाएं, एक अफगानिस्तान में, 2 उत्तरी क्षत्रप, 2 पश्चिमी क्षत्रप। फिर हमें याद है शक में एक लड़के का नाम बड़ा फेमस है, रुद्रदामन, जिसने जूनागढ़ का संस्कृत में अभिलेख लिखवाया था, जिसपे उसने सुदर्शन झील का भी जिक्र करवाया, और उसमें इसने भी पैसा लगाया था। इसके बाद बात करें शकों की, तो हमें याद है शक को हमारे एक लोकल राजा ने हरा दिया था। लोकल क्या, आगे जाके वो गुप्त बने थे, ताकतवर। तो शकों को, जब शकों ने एक घटिया संधि की थी ना रामगुप्त के साथ, तो रामगुप्त का मर्डर कर दिया उसके छोटे भाई ने, और शकों को जड़ से खत्म कर दिया, और कहा मैं शकारी हूँ। शकों का अरी, अरी मतलब रिपु, दुश्मन। तो शकारी अपने नाम के आगे चंद्रगुप्त ने लगाया था। चंद्रगुप्त, जो आगे जाके फिर हमने देखा जिसने बहुत सारे बड़े बड़े काम भी किए। ठीक है। हिंद यवन की बात करें तो 2 खानदान से इनका संबंध था। इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, लेकिन हाँ, पहली बार सोने के सिक्के हमने अगर देखे, इससे पहले हमने देखे नहीं, तो हिंद यवन के कारण देखे। तो सोने के सिक्कों का पहला प्रयोग भारत में जो किया, ऐसा नहीं कि रोजमर्रा में, लेकिन हमें इंट्रोडक्शन जो पहली बार कराया वो हिंद यवन ने कराया। ये हमने पढ़ लिया था नोट्स में से भी। आज हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल के बाद हमारे देसी लोकल जो हमारे राजा बने। अब ये कौन कौन है, बहुत ध्यान से सुनना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने काम भी ज्यादा किया क्योंकि इनका बेस यहाँ पर था। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम, जिन लोगों को मौर्यों से बड़ी नफरत थी, कौन थे वो लोग? एक था शुंग काल। शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग नाम तुमने सुना हो, अग्निमित्र, वसुमित्र, ये सब इनके खानदान के आदमी थे। जो पहला मैंने नाम लिया पुष्यमित्र शुंग, तो उसका नाम है पुष्यमित्र। शुंग उनका सरनेम है, शुंग। ये ना एक्चुअली एक सेनापति थे मौर्यों की, क्योंकि मौर्यों के बाद के है ना ये। मौर्यों की सेना में जब मौर्य धीरे धीरे कमजोर हुए, तो एक सेनापति था ब्राह्मण, और बहुत चिढ़ता था किस बात से, कि इन लोगों ने हमारे हिंदू धर्म को नीचे गिरा दिया, सनातनियों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ना हमारे मंदिर बनवाते, ना हमारी मूर्तियां, अपने अपने महात्मा बुद्ध की मूर्ति पे मूर्ति, मूर्ति पे मूर्ति, या फिर जैनियों की। तो अंदर ही अंदर ना कुड़ता था, जलता था, चिढ़ता था, ईर्ष्या थी, किस बात से, कि ये लोग हमारे धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे। जैसे ही मौका लगा, जब देखा कि कमजोर है राजा, मर्डर कर दिया। यानी मौर्यों के अंतिम, वृहद्रथ नाम था मौर्यों के अंतिम राजा का, उसका मर्डर करके, और एक आदमी ने सत्ता अपने हाथ में कर ली। पर मर्डर एक दिन में नहीं होता बेटा, प्लानिंग की पहले उसने सेना में ना बहुत सारे ब्राह्मण रखवा लिए, धीरे धीरे करके। अब वो अपनी प्लानिंग कर रहा था, जो कोई समझ ही नहीं पाया। वृहद्रथ की समझ में नहीं आया, उसने बहुत सारे ब्राह्मण अपनी सेना में, सेनापति था ही, और सेना के सारा ब्रेन वॉश क्या किया कि हमें वापस से हिंदुत्व लाना है, ब्राह्मणों को फिर से ऊपर करना है। तो उसने किसका मर्डर कर दिया? जो मौर्यों का अंतिम राजा था, जिसका नाम था वृहद्रथ। और फिर उसको मारते ही, सेना तो उसी की थी, तो उसने कहा अब से मैं हूँ राजा। अब उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो उसको लगा कहीं पाटलिपुत्र में मेरा कोई मर्डर कर दे, कुछ मुझसे चिढ़ते होंगे ना लोग भी, मैं कैसे राजा बन गया। तो इसने अपनी राजधानी बनाई बेस नगर में, बेस नगर। यही कहलाएगा विदिशा, विदिशा या बेस नगर। इसको वेस नगर भी लिखा है एक आधी किताब में, एक ही बात है बेटा ये।
ठीक है। राजधानी क्यों पलटी समझ में आया? क्योंकि पाटलिपुत्र में कुछ लोग थे जो अशोक के वंशजों को पसंद करते थे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा नालायक है, इसने इसको मार दिया, हम इसको मारेंगे। तो एक डर का काम हो जाता ना, रात में कोई किसी को पैसे वैसे खिला के इनके महल में घुस के मर्डर कर दे। तो इसने सबसे पहले अपनी राजधानी बदल ली, बेस नगर में विदिशा में इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली। ये इसने शुरुआत कर दी। फिर इसने धीरे धीरे करके क्या कहा कि सबसे ऊपर जो लोग हैं वो है ब्राह्मण, और मैं हूं ब्राह्मणों को जो मतलब जगह सही दिलवाऊंगा। तो ब्राह्मणों को तो यज्ञ और इन सब से पहचाना जाता है। तो इसने राजा बनने के बाद यज्ञ करवाए। जैसे इसने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अश्वमेध में घोड़ा छोड़ा जाता था ना, जहां जहां जाएगा घोड़ा वो प्रॉपर्टी हमारी। तो ये वैदिक काल का यज्ञ, बीच में बंद था ये बिल्कुल, अशोक के टाइम पे था ही नहीं, लेकिन इसने दोबारा से अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसके अलावा इसने एक यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ, जिसमें कि राजा जो था वो अपना एक तरह से वो था ना, सिंहासन पे बैठता था, और उसका एक लोग जो है उसके मेहमान बन के आते, भोज कराता, एक तरह से दिखाना कि अब मेरा राज है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यज्ञ कोई ना कोई ब्राह्मण करेगा। अब ये तो राजा बन गया, तो इसने फिर ब्राह्मणों की बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाई। और इस टाइम पे एक बहुत बड़े जाने माने आदमी थे जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि, ये नाम सुन के आपको योग पीठ याद आना चाहिए, जो हरिद्वार में है। हरिद्वार में बाबा रामदेव का जो योग पीठ है उसका नाम पतंजलि योग पीठ ही तो है। कितना बड़ा अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना रखी है बाबा रामदेव ने भी। तो पतंजलि कौन थे? पतंजलि एक्चुअल में इस धरती पर हमारे देश में जन्मे एक कह सकते हो पहले योग गुरु थे, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको नाम दिया गया महाभाष्य। अब ये क्या किताब है? ये संस्कृत व्याकरण पर लिखी हुई एक किताब है। और अगर हम इसके थोड़े हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले संस्कृत की व्याकरण एक आदमी ने लिखी थी जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि, इन्होंने उस बुक में 8 चैप्टर लिखे थे, इसलिए उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी। 8 अध्याय, 8 चैप्टर। ये कोई आज का आदमी नहीं है, ये धनानंद के पिताजी थे ना, महापद्म नंदन, उनके दरबार का था, महापद्म नंदन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है सीरीज में तो आपको याद आएगा, ये मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है। ये पूर्व मौर्य पीरियड था, पूर्व मौर्य काल, यानी मौर्यों से पहले का, जिसमें 16 महाजनपद आते हैं। उसमें जब हम मगध पढ़ते हैं ना, तो मगध में हम पढ़ते हैं ह शी न, ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले चैप्टर्स में। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इस नंद वंश में एक था महापद्म नंदन। इसके टाइम में एक बहुत बड़े पढ़े लिखे ज्ञाता आदमी थे, पाणिनि, ऋषि पाणिनि। उन्होंने 8 चैप्टर लिखे, उससे पहले किसी ने संस्कृत व्याकरण पे बुक नहीं लिखी। तो वो किताब कहलाती है अष्टाध्यायी। वो तो मर आ गए, उसके बाद तो फिर मगध बड़ा बना, फिर उसमें चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ, फिर उसके वंशज। सोचो कितने, काफी 100 साल बीत गए। उसके बाद एक आदमी होता है जिसका नाम है पतंजलि, और वो पाणिनि की उस पुरानी किताब पर, सोचो कितने 100 साल पुरानी किताब पर वो दोबारा से टीका लिखते हैं, संस्कृत व्याकरण पे दोबारा से बुक लिखते हैं, और पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ही वो महाभाष्य नाम की किताब लिखते हैं। तो अब तुम इनको रिलेट कर लेना, ऐसे याद कर लो जैसे तुम मान लो आज के टाइम में कोई लड़का भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानने लगे, तो उसने भगत सिंह देखे थोड़ी ना। भगत सिंह को तो गए हुए भी, शहीद हुए भी कितने लंबा टाइम पीरियड हो गया, लगभग 94 साल। 1931 की घटना है, 2031 आने में दिन ही कितने रह गए, 5-6 साल रह गए ना। तो सोचो आज कोई लड़का जिसने भगत सिंह का गांव देखा नहीं, घर देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना है, उनको अपना रोल मॉडल मान ले, तो उसका संबंध थोड़ी ना है, लेकिन मान तो सकते हैं ना। ऐसे ही पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी लिखी वो तो मर गए, लेकिन उनको एक गुरु के रूप में आगे जाके पतंजलि ने, जो योग गुरु कहलाते हैं, अपना टीचर मान लिया, अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं की किताब अष्टाध्यायी पर उन्होंने महाभाष्य नाम की टीका लिखी, उस किताब के ऊपर दोबारा से काम किया, और उन्होंने भी संस्कृत की व्याकरण लिखी। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ये सब समझ के तुम एक चीज देखो कि संस्कृत पे काम हो रहा है, ब्राह्मणों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो इसका मतलब राजा खुद ब्राह्मण है। कौन सा राजा ब्राह्मण है ये? जिसका हम नाम पढ़ रहे थे, पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग काल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, एक तो यज्ञों को, एक ब्राह्मणों को, और एक किताबों को जो संस्कृत के व्याकरण थे, पुराने टाइम की लिखी पर भी दोबारा किताब लिखी गई। किताब का नाम पूछ सकते हैं बेटा, एक तो महाभाष्य है, ये संस्कृत पर टीका है। किस किताब के ऊपर लिखी गई है? ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने और ये लिखी पतंजलि। पहले कम अक्षर है 3, फिर 4 अक्षर है।
ठीक है। तो पहले पाणिनि छोटा नाम, फिर पतंजलि। पहली किताब में 8 चैप्टर अष्टाध्यायी, बाद वाली महाभाष्य। संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत में ही लिखी गई। और किसके दरबार में है ये सब? जो जो टिपिकल ब्राह्मण है, जिसको नफरत है कि पुराने वाले ने इतना काम क्यों किया बौद्ध धर्म के लिए। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत नुकसान किया। और जो अशोक ने पहले 84,000 स्तूप बनवाए थे ना, जिनमें से एक स्तूप तो आपके 200 रुपए के नोट पर भी है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश वाला, कहते हैं इन्होंने 84,000 स्तूप तुड़वा दिए। ये बात थोड़ी सी झूठ लगती है। क्यों? क्योंकि खुद कई जगह ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि जो सांची का स्तूप है ना आज, जो 200 रुपए के नोट पर है, ये कहते हैं जब अशोक ने बनवाया तो इस पे अब जैसे भी जानवर है, कोई भी आएगा इसके पास टॉयलेट कर जाएगा, गंदगी फैलाएगा, तो एक तरह से महात्मा बुद्ध की बेइज्जती हुई ना भाई। धर्म बुरा लगता है, कोई मंदिर में कोई कुत्ता घुस के टॉयलेट पॉटी करे, हमें बुरा लगेगा हमारे भगवान के पास। तो इसलिए देखा इस तरह से थोड़ा सेफ रखते हैं कि वहां जानवर हो तो नीचे घूमे, ऊपर मंदिर तक ना पहुंचे। तो इसी तरह से ना जब ये अशोक ने बनवाया तो उसने इसके चारों तरफ ऐसे लकड़ी की वेदिका, एक तरह से बाउंड्री करवा दी, ताकि जानवर वगैरह ना जाए, कोई इस तरह से गंदगी ना मचाए। अब ये लकड़ी है तो गल जाएगी, अशोक तो मर गया। अशोक के मरने के बाद ये लकड़ी गल गई होगी, दीमक लग गई होगी, सर्दी गर्मी बारिश, भाई खुलने में लकड़ी कितने दिन चलेगी, फूल गई होगी। तो कहते हैं कि शुंग एक तरफ तो कह रहे हैं कि इससे सब कुछ तुड़वाया, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छा आदमी था, इसने इस लकड़ी वाली की गली हुई देखी और इसने कहा इसको हटा दो और इसकी जगह यहाँ पर उसकी पत्थर की प्रस्तर की वेदिका लगा दो, पत्थर की, ताकि ये कभी भी खराब ना हो। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये कहाँ तोड़ रहा है, ये तो अच्छा कर रहा है काम को। किताबें लिखती हैं कि इसने एक स्तूप बनवाया, बड़ा स्तूप, जिसका नाम है भरहुत का स्तूप, मध्य प्रदेश में है भरहुत स्तूप। इसकी स्थापना अशोक ने नहीं करवाई, इसको बनवाया पुष्यमित्र शुंग ने, जो अभी तक हम कह रहे थे कि टिपिकल ब्राह्मण है और यज्ञ करवा रहा है और अष्टाध्यायी पे टीका टिप्पणी महाभाष्य लिखवा रहा है और इंपॉर्टेंस दे रहा है ब्राह्मणों को। तो इसका मतलब शायद जितना बढ़ा चढ़ा के बुराई की गई है शायद उतना बुरा ना हो। इस टाइम पर एक किताब लिखी गई, वो किताब आज भी बहुत लोगों को उससे नफरत है। उस किताब को कहा जाता है मनुस्मृति। इस मनुस्मृति को क्यों इतना बुरा मानते हैं, खासकर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्हें इससे नफरत है। पता है क्यों? क्योंकि मनुस्मृति उस समय के समाज को दिखाती है और समाज में ये दिखाती है कि बहुत अच्छा समाज था। और उस समाज में दिखाने के साथ साथ ये लिखती है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी इन सबको ताड़ना मिलनी चाहिए, इनकी खूब बेइज्जती करनी चाहिए। ये सीधी सादी जबान को नहीं समझते। दोबारा सुन लो, ढोल, ढोल को पीटे बिना आवाज नहीं आएगी ना, जो उसका काम है ढोल का बजने का तो पीटना पड़ेगा। ढोल गवार, गवार जिसको कुछ अकल ही ना हो, मंदबुद्धि टाइप का। ढोल गवार पशु जानवर, भाई भैंस है या कुछ भी है, बिना पिटे वो काम नहीं करते, ऐसा कहा गया। तो ढोल गवार पशु और शूद्र यानी शेड्यूल कास्ट, और नारी औरत, यानी औरतों की और शेड्यूल कास्ट की इतनी बेइज्जती, इतनी नफरत कि इनको किसकी बराबरी पर रख रहे हैं? पशु की पर, कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी। और तो सब देखा जाए, ढोल देखा जाए, कुछ भी देखो, लेकिन नारी शूद्र ये तो गलत बात है ना। यानी इसमें एससी और औरतों की बहुत बेइज्जती की गई है। अब औरतों ने इस बात को नहीं फील किया, नहीं इतने बड़े लेवल पे बात हुई, लेकिन एससी को ये बात बहुत चुभी अब जब वो पढ़ लिख गए। और हर एससी शेड्यूल कास्ट को लगता है कि कितनी ज्यादा घटियापन है, कितना ज्यादा नीचता है ये बात कहने में कि इन सबको ताड़ना मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए ताड़ना? अगर वो तुम्हारे बराबर है पढ़ाई में, लिखाई में, रैंक में और दिमाग में, बुद्धि में। और अब ये बात औरतों को भी फील करनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए ताड़ना? तो उस हिसाब से बहुत लोग मनुस्मृति को गलत बताते हैं। वैसे मनुस्मृति लिखी गई थी शुंग काल में, जिस टाइम पे ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व था। और इसी किताब में कहा गया है कि धरती पर सबसे नंबर 1 जो इंसान है ना, वो वही है जो ब्राह्मण कुल में जन्म आधारित है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बहुत लोग आज के टाइम में नफरत करेंगे ही करेंगे। लेकिन एग्जाम में आ सकता है मनुस्मृति की रचना कब हुई, तो आपको टिक करके आना जब ब्राह्मणों का काल था। तो कौन सा काल था ये? शुंग काल। अब इस शुंग का जब ये मर गया, शुंग का बेटा है जिसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र के ऊपर इसके मरने के बहुत 100 साल बाद, कई 100 साल बाद, जब गुप्तों का टाइम आएगा, तो ये तो इनके मरने के बाद आएंगे ना, गुप्त तो बहुत बाद में आएंगे, जब वो 240 में आएंगे, 280 तक रहेंगे, 280 से 319 याद आया, वो बाद वाले जो बहुत ताकतवर थे, उस टाइम में जाके ये तो मर आ गए। एक आदमी इसके ऊपर किताब लिखेगा और उस किताब को नाम दिया जाएगा माल विकाग्नि मित्रम। अब देखना जरा इसकी कहानी क्या है। ये किताब किसके ऊपर लिखी गई है? एक लड़की जिसका नाम है मालविका, ये एक लड़की का नाम है, और इसी में छिपा हुआ है अग्निमित्र।
संस्कृत में लिखी गई, क्योंकि आप जानते हैं गुप्तों के टाइम में संस्कृत को बड़ा इंपॉर्टेंस मिली। गुप्त भी तो हिंदू ही थे। गुप्तों ने नहीं हमारी देवियों के चित्र बनवाए थे, देवताओं के चित्र, ये नंदी बैल, ये मयूर, ये विष्णु, और कितने मंदिर, शिखर वाले मंदिर मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो गुप्त तो प्रॉपर टिपिकल हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे। अब उनके टाइम में एक लड़की मालविका, कहते हैं पहले ये नौकरानी थी, कोई लोग कहते हैं कि नहीं ये अच्छे घर से थी, कुछ कंडीशंस के चलते इसको दासी बन के रहना पड़ा था। तो इस बाद में फिर ये पता चला कि ये तो अच्छे घर से, तो फिर ये रानी की तरह रही थी। तो मालविका एक लड़की राजकुमारी, और अग्निमित्र राजकुमार, किसका बेटा है ये? पुष्यमित्र शुंग का, जो कि उस टाइम में बड़ा राजा था। तो इन दोनों की एक तरह से लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये किताब। और देखो कितने 100 साल बाद लिखी गई, किसने तो सुनाई होगी उनको ये बात। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या पता कितनी बातें घटा दी गई हो, बढ़ा दी गई हो, मिर्च मसाला लगा दिया गया हो, आगे जाके किताब लिखी गई कई 100 साल बाद। तो मालविका अग्निमित्रम में दो कैरेक्टर है, मालविका और अग्निमित्र। कौन अग्निमित्र? पुष्यमित्र शुंग का बेटा, जिसके पिताजी को बौद्ध धर्म से, ऐसा कहते हैं, नफरत थी। लेकिन दो बात तो इस बात को गलत साबित करती हैं। एक तो उन्होंने सांची के स्तूप में वो पत्थर की वेदिका लगवाई, प्रस्तर वेदिका, बाउंड्री, और एक उन्होंने भरहुत मध्य प्रदेश का स्तूप बनवाया। सांची भी मध्य प्रदेश में है और भरहुत भी। तो इससे लगता है कि ये बातें ना कई बार झूठ भी बोल दी जाती हैं, क्या पता कौन सच्चा कौन झूठा। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद इनके ही परिवार में, खानदान में, जैसे ये हो गया, कौन कौन बताया मैंने, एक आपका पहला वसुमित्र, फिर ये पहला, सॉरी क्या नाम था इसका, पुष्यमित्र, उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र, फिर ऐसे करके कई 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 इनके में आते रहे। एक भागभद्र और है, एक मिनट, अग्निमित्र मैंने बता दिया, हाँ भागभद्र भी बता देती हूँ। एक और इनके में 9वें नंबर का कहते हैं, ये राजा था भागभद्र। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि इनके खानदान में कुछ ऐसा हुआ जो आप पहले से जानते हैं, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, इस टाइम पे विदेशी भी हमारे देश की तरफ आने लग गए। और विदेशियों में जो पहले मैंने पढ़ाया था ना हिंद यवन, परसों मैंने पढ़ाया था, इन हिंद यवन में एक हेरियोडोरस करके एक आदमी था, हेरियोडोरस। इसने एक आदमी को भेजा यहाँ कि जाओ बेस नगर में, बेस नगर जो इनकी कैपिटल थी, अभी पीछे बताया ना इन्होंने अपनी राजधानी बेस नगर या विदिशा बनाई। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र में कोई इनका मर्डर कर देता, कोई उनका चहीता होता जो अशोक के वंशजों को प्यार करता था, वो कहता है इसको मार देता हूँ, फिर अशोक दोबारा आ जाएगा उसका वंशज। तो इसलिए राजधानी बदल गए। तो एक बाहर का आदमी, जो हमारे यहाँ का है भी नहीं, ग्रीक, इंडो ग्रीक बोलते हैं, ये आया और इसने इससे परमिशन ली भागभद्र से कि सर ये आपकी प्रॉपर्टी है इंडिया के, आप यहाँ के राजा हैं, क्या मैं आपकी प्रॉपर्टी में अपनी जेब से खर्च करके एक गरुड़, ये विष्णु स्तंभ बनवा दूं। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ आप जानते हैं विष्णु का वाहन है, तो गरुड़ स्तंभ बनवा दूं जिसके ऊपर यहाँ गरुड़ पक्षी टाइप का बना होगा स्तंभ, फिर उस पर कुछ लिखवाते होंगे। तो इसने कहा हाँ बनवा दो। यानी ये पुष्यमित्र शुंग का वंशज है, भागभद्र नाम है इसका। और इसके टाइम में 9वें नंबर का है ये पुष्यमित्र, वो तो मरे बहुत दिन हो गए। फिर एक विदेशी आते हैं हिंद यवन, और इससे पूछते हैं कि आपके एरिया में, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं, यहाँ एक हम भगवान विष्णु में हमारा बड़ा विश्वास है, तो एक गरुड़ स्तंभ बनवा दें। भाई कहता है हाँ बनवा दो। तो ये जब हमने हिंद यवन पढ़ा तो मैंने बताया था बेस नगर में विदिशा में गरुड़ स्तंभ, ये वही कहानी है, इसलिए इसको बता दिया गया 9वें के टाइम में। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं हुए, बस ये नाम याद रखना 2-3। ठीक है, भागभद्र मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद तो फिर ये बस खत्म हो गए। लास्ट में एक आदमी ने, किसी एक आदमी ने इनका जो लास्ट राजा था उसका मर्डर कर दिया, और मर्डर करके फिर उसने अपना वंश चला दिया। उसका वंश था कण्व वंश। कण्व वंश कुछ नहीं किया बेटा, 4 राजा आए छोटे छोटे टाइम पीरियड के, एक का भी नाम हिस्ट्री में फेमस नहीं है, बस कहने के लिए कण्व वंश आया, इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, पहलव आए थे, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही ये हैं, ये आए और 4 छोटे छोटे राजा, काम कुछ नहीं किया। इसके बाद जब ये कमजोर है तो कोई ताकतवर उभरेगा। इंडिया की इस बेल्ट में, जिसको आज आप कहते हैं महाराष्ट्र, यहाँ एक लोकल एरिया से निकलकर हमारे हिंदू धर्म को प्रमोट करने वाले, क्योंकि अब बौद्ध से चिढ़ हो गई थी बहुत लोगों को, तो वो उभर रहे थे। तो हिंदू धर्म को प्रमोट करने वाले एक वंश का शुरुआत हुई, जिसको हम कह देते हैं सातवाहन। सातवाहन, कहीं कहीं किताबों में इसको आंध्र सातवाहन भी लिखा है, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताती हूँ। पहले ये महाराष्ट्र में उभरे, आगे जाके इनके कई लड़के बड़े ताकतवर हुए, तो उन लोगों ने फिर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा बढ़ा के आंध्र प्रदेश तक बना ली, तो इसलिए उनके आगे आंध्र भोज या आंध्र सम्राट या आंध्र सातवाहन भी लिख देते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले अपनी राजधानी बनाई, इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान नाम की जगह। प्रतिष्ठान, देखो नाम भी कितना सुंदर है, इसी को पैठन भी कहते हैं, ये इनकी राजधानी थी। तो सातवाहन ही आंध्र सातवाहन है, यही आंध्र सम्राट बनेंगे आगे जाके, यही आंध्र भोज बनेंगे, मतलब आंध्र के राजा, और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन बनेगी।
ठीक है, खास बात क्या है, इनका जो पहला राजा था जिसने ये काम संभाला, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है बेटा लोकल लोगों में। इनका पहला राजा था जिसका नाम था सिमुक। इसने मर्डर किया किसी का, जो पहले थे कर्ण वाले, और खुद राजा बन गया। ऐसा ही करते थे सब लोग, पिछले का मर्डर करके ही राजा, वरना तो उसी का बेटा बनता रहेगा ना। तो जो ताकतवर हो पिछले का मर्डर करता, राजा बन जाता। जैसे सातवाहन वाला जो सिमुक है, इसने पिछले का मर्डर किया, राजा बन गया। लेकिन इसका ज्यादा फेमस नाम नहीं है, बस हाँ इसने शुरुआत की तो, जैसे श्रीगुप्त था, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की थी, बस नाम है। असली काम तो उसके बेटे ने घटोत्कच ने भी नहीं किया, उसके पोते ने किया था, चंद्रगुप्त ने। तो ऐसे ही यहाँ एक नाम याद रखना, सिमुक। स से सातवाहन, स से सिमुक। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा इसका राजा बना जिसका नाम है शातकर्णी। इसी को कुछ लोग कहते हैं यही कान्हा था, कुछ लोग कहते हैं यही केशव था, जो भी रहा होगा। कुछ लोग इसको शातकर्णी फर्स्ट कह देते हैं। मेन फेमस है शातकर्णी, ठीक है। अब ये पहला वास्तविक संस्थापक है, इसने मेहनत की, इसने बड़ा नाम बनाया, उसने शुरुआत की, इसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। ऐसा इसने क्या किया, पहला काम। इसकी सारी बातें ना अच्छी अच्छी बातें, इसकी पत्नी थी, ये पहली बार एक औरत तुम सुन रहे हो इंडियन हमारे इस टाइम पे मौर्यों के बाद। मौर्यों में हमने ज्यादा नाम नहीं सुना ना, बस अशोक की वो पत्नी, एक वो तीवर की माँ का जिक्र आया था बस, और किसी का नहीं। लेकिन अब आप सुनेंगे इसके जो पहला वास्तविक संस्थापक है, इसकी पत्नी नागानिका, ये नाम है इसकी पत्नी का। इसने एक ऐसा अभिलेख लिखवाया, ऐसा चट्टान पर, इसको बोलते हैं नाना घाट अभिलेख। इसका ना बार बार आएगा, देखो ना ना, नागानिका नाम और नाना घाट अभिलेख, ये लिखा हुआ है चट्टान पर। इसमें इसने क्या लिखवाया, इसने लिखवाया कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने, मतलब उस टाइम के राजा ने, जिसका नाम क्या है शातकर्णी फर्स्ट, या कान्हा या केशव, हमने जमीन दान दी। इससे पहले किसी ने लिख के जमीन दान नहीं दे रखी। अशोक ने दुनिया भर की जमीनें दान दी, लेकिन अशोक ने कहीं लिखवाया नहीं था। ये पहला जमीन या भूमि दान देने का रिकॉर्ड है। कौन सा अभिलेख है ये, नाना घाट अभिलेख। और जानते हो जमीन किसको दी, ये जो तुम देख रहे हो नाम, तुम्हें क्या लग रहा है, ये हिंदू है ना, ये हिंदू है, ब्राह्मण है, इन्होंने लिखवाया यहाँ कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। लेकिन जिसको जमीन दी है ना, कितनी अजीब बात है, वो बौद्ध है। यानी इन्होंने, हिंदुओं ने। इससे क्या पता चलता है कि ये कट्टर नहीं होंगे। अगर कट्टर होते, जैसे पुष्यमित्र शुंग जो था थोड़ा कट्टर था, लेकिन फिर हमें दिखता रही उसने तो भरभूत स्तूप बनवाया। उसने तो वो 200 रुपए के नोट वाला जो है, उसकी बाहर की पाषाण वेदिका पत्थर की उसने बाउंड्री करवाई। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये काइंड हार्टेड रहे हो। तो इन्होंने देखो पहला जो दान दिया लिख के चट्टान पे, वो बौद्धों को दे रखा है। हिंदुओं को भी दिए इन्होंने दान, लेकिन मेन जो जो लिखित में है, जमीन भूमि दान देने का पहला साक्ष्य, तो तुम टिक करोगे नाना घाट अभिलेख। किसने लिखवाया, नागानिका ने। कौन है ये सातवाहन साम्राज्य में जो पहला वास्तविक था ताकतवर, उसकी पत्नी है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो ताकतवर है ना, इसकी लड़ाई हुई थी उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा यानी कलिंग। कलिंग याद है, अशोक ने कलिंग के राजा को मार दिया था, 1-1.5 लाख लोग मारे थे, खून की नदियां बह गई थी, दाया नदी लाल हो गई थी। कलिंग युद्ध, उसका मन बदल गया था। चट्टान पे लिखवाया था माफीनामा, 13वीं चट्टान पर, वही कलिंग। अब यहाँ का राजा जो है उसका नाम है खारवेल, ये राजा है। तो खारवेल में, खारवेल राजा है कलिंग का, और ये जो है शातकर्णी, ये इससे लड़ेगा। और खारवेल का जो राजा है, इसको हरा देगा, इसको हरा देगा, और बाद में फिर ये मूर्ति वूर्ति ले जाएगा। मतलब ये याद रखो कि ठीक है भैया, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। मेन इसका याद रखना, नाना घाट अभिलेख नागाने का, ठीक है। और ये इसका वास्तविक संस्थापक है। इसके बाद इस कम्युनिटी में, इनके परिवार में एक आदमी है जिसका नाम है हाल। एक ऐसा नाम है, यही नाम है इसका, हाल। राजा था, बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ा लिखा, प्राकृत भाषा का प्रगाढ़ पंडित। प्राकृत भाषा, इसको संस्कृत से आगे की बाद की भाषा है ये। संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत आई थी ना, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, वो वाली भाषा। इसका बड़ा इसको नॉलेज है। संस्कृत तो आसपास सब जानते हैं, ये उससे अलग प्राकृत को भी जानता है। जैसे तुम आज हिंदी जानते हो, कल को तुम मान लो किसी स्पेनिश भाषा में को बड़ा डिप्लोमा कर लो, तुम कहेंगे इसको बड़ी नॉलेज है। ऐसे ही संस्कृत तो इसको आती ही आती थी, लेकिन फिर इसने काम किया प्राकृत भाषा में। इसने क्या किया, इसने हिम्मत दिखाई, और ये यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को बोला कि भाई यहाँ जो लोग हैं श्रीलंका में, लंका में, उन पे अटैक करो, वहां से कुछ लाएंगे सामान या टैक्स बांधेंगे। तो इसकी सेना ने उस जमाने में सातवाहनों ने कितनी हिम्मत दिखाई, श्रीलंका पे अटैक किया, और श्रीलंका पे अटैक करके श्रीलंका को हरा दिया हाल ने। फिर हाल का जो सेनापति था, चालाक था, उसने देखा श्रीलंका की राजकुमारी है एक जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट औरत होके, उसका नाम था मलयवती। मलयवती, इसने क्या किया, इसका जो हाल का जो सेनापति था, वहां लड़की थी शादी करने लायक, इसका रिश्ता हाल से करवा दिया। अब हाल की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी और काबिल औरत मिल गई, वो संस्कृत की प्रगाढ़ ज्ञाता, संस्कृत की,
ठीक है, यानी पति प्राकृत का और पत्नी संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता विदुषी महिला। तुमने कोई औरत पढ़ी लिखी कहाँ देखी अभी तक? उस टाइम पे क्या कह रहे थे? ढोल, शूद्र, पशु, गवार और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। शुंग काल में तो ये लिख रहे थे। और अब सातवाहनों में ने जब देखा कि एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है श्रीलंका में, तो वहीं से शादी कर लाए। और ये सब किसने करवाया? हाल के सेनापति ने। सेनापति इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ने बाद में ना 700 एक तरह से दोहे टाइप लिखे, जिसे कहा जाता है सप्तशती। शतक पता है ना आपको? 100 को बोलते हैं। तो 100 और 7, तो 700 प्लस मत करना, ये 700 को संस्कृत में लिख रहा है सप्तशती। एग्जाम में आ जाएगा। सप्तशती बुक की रचना किसने की है? तो तुम कहोगे हाल ने। हाल कौन से खानदान का है? तो ये है ये अपना कौन है ये लोग? सातवाहन, आंध्र सातवाहन या आंध्र भोज, कुछ भी कह लो। इन्होंने पढ़ाई लिखाई देख के और श्रीलंका की मलयवती से शादी कर ली। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सारा। इसके बाद इनके खानदान में एक लड़का और हुआ जिसका नाम है गौतमी पुत्र। अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला। गौतमी पुत्र शातकर्णी। शातकर्णी तो पहले भी था, जिसकी पत्नी ने वो नाना घाट अभिलेख लिखवाया था, वो भी तो शातकर्णी था। कान्हा वही था। हाँ, ये शातकर्णी वही है। नाम वही है, आदमी बदल गया। और इसकी पहचान कैसे की जाती है? या तो इसको शातकर्णी सेकंड लिख लेते हैं, या फिर इसकी माँ का नाम आगे लिखते हैं, गौतमी पुत्र। यहाँ से ट्रेंड चलता है इनके खानदान में कि हर राजा अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम पहले लिखेगा। जैसे गौतमी पुत्र, उसके बाद आएगा आगे वशिष्ठी पुत्र, उसके बाद आएगा यज्ञश्री पुत्र। यानी अपनी माँ के नाम की इंपॉर्टेंस इन लड़कों ने रखी। अमूमन अपने नाम को बाप के नाम से जोड़ा जाता है, अभी भी यही ट्रेंड है। लेकिन ये टिपिकल हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लिखा हुआ है नाना घाट अभिलेख में, लेकिन अपनी माँ की इंपॉर्टेंस को दिखा रहे हैं। पर ये मत मानना कि माँ की सत्ता चलती है। अगर माँ की सत्ता चलती होती तो कोई लड़की राजा की जगह बैठती? लड़की कोई नहीं बैठी। माँ को जगह दी, लेकिन हाँ, पत्नी को राज नहीं करने दिया। तो राज तो करेगा हमेशा बेटा, लेकिन बेटे की पहचान माँ का नाम आगे लिखा जाएगा। तो ये पहला था गौतमी पुत्र शातकर्णी। इंपॉर्टेंट है। इसने अपने नाम के आगे पता नहीं कितने सारे ब्राह्मण से जुड़े हुए होते ना शब्द, वो लगाए थे। जैसे अद्भुत ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, द्विज, द्विज याद है? जनेऊ धारण करने वाले। ये सब इसने कहा मैं राम का, कृष्ण का, भीम का, और कृष्ण का मैं अवतार हूँ। यानी अपने आप को हिंदू धर्म का आगे ले जाने वाला बताया। ठीक है। इसके बाद ये सब बातें हमें कैसे पता? इसके बारे में वो पहले वाले की तो पत्नी ने ना, इसका अभिलेख है नासिक अभिलेख। तो महाराष्ट्र में तो पड़ता है नासिक। नासिक अभिलेख से हमें ये सारी जानकारी मिली कि भाई ये ब्राह्मण है, और इस तरह से इसकी माता जी का नाम, ये सब पता चला। ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इसके टाइम पे ना शक आने लग गए थे। शक याद है जो 5 उसमें आए थे, जिसमें रुद्रदामन का नाम आया था? तो एक शक था राजा, जिसका नाम था नहपान। अजीब सा नाम है, नहाने जैसा लग रहा है, नहपान। इसकी, नहपान की और हमारे गौतमी पुत्र शातकर्णी की लड़ाई हुई। और ये जो जगह थी जहां ये लड़ाई हुई, ये थी जोगल थम्बी। जोगल थम्बी। अब तुम इमेजिन करो इनकी लड़ाई क्यों हुई होगी? इनकी लड़ाई इसीलिए हुई क्योंकि जो ये आदमी है ना नहपान, ये गुजरात की तरफ आ गया। भाई ये गुजरात की तरफ तो थे शक, और इनसे लगता है महाराष्ट्र, जहां कौन है ये? सातवाहन। तो जिनकी बाउंड्री टच होगी उनकी तो लड़ाई होगी ही होगी। इसलिए इनकी शकों से बार बार लड़ाई हुई। तो शक से लड़ाई हुई। इसकी क्या नाम है? इसका नहपान। अब ये ताकतवर है, इसने नहपान को खूब पीटा, मतलब खूब उसकी सेना को इसने मारा, हरा दिया। और फिर कहा कि वापस तो हम जाएंगे खैर अपने इलाके में, लेकिन इसकी प्रजा को ये रोज याद आए कि हमारा राजा, मार खाई थी हमारे राजा ने, और हमारा राजा कमजोर है, शक कमजोर है सातवाहन से। तो इसने सोचा ये कैसे याद रहेगा लोगों को? अभी मैं तो चला जाऊंगा। तो मारना इसको था नहीं। एक खास बात ये थी कि उस टाइम पे ना हिंदुओं में खासकर मर्डर्स कम गए, छोड़ देते थे। तो इसने नहपान का क्या किया? नहपान का जो इलाका था ना जोगल थम्बी नाम का, यहाँ पे नहपान के 8,000 सिक्के थे। उस जमाने में राजाओं के सिक्के चलते थे। तो राजा के सिक्के पे एक तरफ नहपान की पिक्चर थी, तो इसने कहा इन सब सिक्कों पे दूसरी तरफ मेरा, मतलब मेरा का मतलब यहाँ कौन हुआ? सातवाहनों का सिंबल चिपका दो। तो उससे क्या होगा? एक सिक्के के दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो 1 रुपए का है, तो एक तरफ कुछ एक तरफ कुछ चिपका दिया। पहले उसी का था, अपना बनवा के उसके साइड में चिपकवा दिया। तो एक तरफ तो वो नहपान के, और दूसरी तरफ से वो किसके हो गए? गौतमी पुत्र शातकर्णी के। तो ये बार बार जब लोगों के हाथ में आएगा, उन्होंने देखा अरे शातकर्णी, हाँ याद आ गया हमारा राजा इससे हारा था। तो एक तरह से राजा के दिमाग में ये बात लोगों के बिठा दी कि तुम कमजोर हो, शक हो, तुम विदेशी हो, हम ताकतवर है, लोकल लोग हम यहाँ के हैं। तो इसने नहपान के जोगल थम्बी में 8,000 सिक्कों पे अपनी फोटो लगवा दी थी। कौन था ये आदमी? इसका नाम था शातकर्णी फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद अगला आ गया वशिष्ठी पुत्र
मावी। अब उनकी माता जी का नाम है वशिष्ठी, पुत्र पुलमावी। लड़के का नाम पुलोमा भी लिख देते हैं किसी किसी किताब में, पुलोमा, और कहीं कहीं लिखा है पुलमावी। इनकी माता जी का नाम क्या है? वशिष्ठी, तभी लिखा है पुत्र। जैसे पहला क्या था? गौतमी पुत्र, तो उनकी माँ का नाम गौतमी था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये बहुत ताकतवर था। इसके सिक्कों पर हमें ना नाव मिली, एक नाव जिसपे दो पतवार लगी हुई हैं। पतवार जानते हो ना, ऐसा कपड़ा सा बनता था। तो दो पतवार वाली नाव आपको पहली बार किसके सिक्कों पर मिली, जिसमें नाव बनी हुई है? तो उसकी माता जी का नाम है वशिष्ठी और उनका नाम है पुलमावी। मावा खाते ना, मावा खोया, तो पुलमावी या पुलोमा, इनके पे इस तरह की नाव मिली। बस इनका मेन यही है। इसके बाद हाँ, अब देखो शक जो थे ना, शक, जिसको शक को, नहपान को इसने हराया था ना, शक को। अब शकों में राजा बदल गया भाई, सातवाहन का लड़का बदला। सातवाहन में कौन आ गया? वशिष्ठी का पुत्र। तो ऐसे वहां भी तो लड़का बदला ना, और वहां ताकतवर लड़का आ गया। जो शक थे उनमें अब ताकतवर एक ही नाम है, रुद्र दामन। इसी का तो है वो जूनागढ़ अभिलेख। अब ये आ गया, यानी अब शकों की भी अगली पीढ़ी और यहाँ सातवाहनों की अगली पीढ़ी, इनकी लड़ाई हुई रुद्रदामन की और पुलोमा की या पुलमावी की। तो इस लड़ाई में रुद्रदामन जीत गया। रुद्रदामन वैसे भी ताकतवर है, शक है। रुद्रदामन बड़ा खुश हुआ जीत के, क्योंकि अभी इससे पिछली पीढ़ी में रुद्रदामन से जो पहले नहपान था वो तो हार गया था ना। और वो सिक्के 8,000 पे फोटो किसकी चल रही थी? वशिष्ठी, इसकी क्या नाम था इसका, गौतमी पुत्र शातकर्णी की। तो एक तरह से बदला ले लिया शकों ने। अब शक विदेशी हैं और ये हमारे लोकल हैं, तो ये लोकल हमारा हार गया। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट आएगा यज्ञ श्री शातकर्णी। अब इनकी माता जी का नाम है यज्ञ श्री शातकर्णी। शातकर्णी सबसे ज्यादा हुए इसमें। याद करो, पहले का नाम शातकर्णी था, जिसकी पत्नी नागानिका थी। नाना घाट अभिलेख पे उसने लिखवाया था कि हमने जमीन दान दी, किसको? बौद्धों को। और उससे हमें जानकारी मिलती है कि वो लोग ब्राह्मण थे। फिर हमने पढ़ा था गौतमी पुत्र शातकर्णी, वो शातकर्णी सेकंड था। ये यज्ञ श्री का बेटा शातकर्णी। तो शातकर्णी 3 पढ़ लिए, पहला जिसकी पत्नी इंपॉर्टेंट है, दूसरा जिसकी माता जी, और तीसरे की भी माता जी। तो ये यज्ञ श्री शातकर्णी के बेटे के जो सिक्के हैं ना, उन पे नाव मिली है सबसे ज्यादा। इसका मतलब इसको इंटरनेशनल ट्रेड की अकल थी, ये पानी का व्यापार करता होगा तभी नाव का इस्तेमाल करेगा, वरना ऐसी कोई शौकिया नाव थोड़ी ना। अब हमने मंगलयान बनाया था 2000 के नोट पर, तो मंगल पे हम गए तो थे, इसलिए तो बनाया ना। अपनी अचीवमेंट छपवाता है आदमी नोट पे, सिक्कों पे। तो यज्ञश्री का जो बेटा था, इसने क्या करवाया? इसने नाव, इससे पहले 2 पतवार वाली नाव थी, वो जो हार गया था किससे? शक से। तो शकों से कभी ये जीते कभी ये हारे। इस तरह से इनका परिवार जो है वो धीरे धीरे करके काम करते 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 फाइनली, जैसे बढ़ते बढ़ते पहले महाराष्ट्र फिर आंध्र तक गया। और हमने देखा था इनमें से एक ने तो श्रीलंका की रानी से भी, राजकुमारी से भी शादी की थी। क्या नाम था उसका? हाल। उस लड़की का नाम क्या था? मलयवती। तो इस तरह से सातवाहनों ने एक अच्छा समय बिताया। लड़ाई झगड़े भी हुए, कभी ये रुद्र दामन से लड़े, कभी ये नहपान से लड़े, कभी ये चेदी वंश के उड़ीसा वाले कलिंग वालों से लड़े। लेकिन फाइनली इन्होंने एक अच्छा समय बिताया इंडियन लोकल राजाओं के तौर पर। तो ये हमने जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, वापस चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ये, देखो अब जरा। तो हमने विदेशी तो पढ़ लिए थे, हम लोकल अपने देशी राजा पढ़ रहे थे, जिनमें पहला खानदान वो ब्राह्मणों का था, जिनको कहते हैं शुंग वंश, जिनके काल में मनुस्मृति लिखी गई, जिसने हमें समाज की सारी दशाओं के बारे में बताया। मनुस्मृति के अलावा इस टाइम पर पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया। उसके पंडित जी का नाम क्या था? पतंजलि, जो योगा के बहुत बड़े टीचर थे। और उन्होंने पुरानी किताब पाणिनि के टाइम में लिखी गई थी अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, उसके ऊपर किताब लिखी महाभाष्य। उसके बाद उसका बेटा हमने देखा था अग्निमित्र, जिसके ऊपर 400-500 साल बाद किताब लिखी गई मालविकाग्निमित्रम। किसने लिखी? वो आगे जाके गुप्त वंश के टाइम पर। फिर हमने देखा था एक भागभद्र करके एक आदमी था, जिसके टाइम पर विदेशी आने लग गए थे। और कौन? हिंद यवन, ग्रीक वाले। और आके बोले आपकी राजधानी विदिशा में हम वो गरुड़ स्तंभ लगा लें विष्णु भगवान की स्मृति में, और लगा दिया उन्होंने। तो वो 3 इंपॉर्टेंट थे, तीनों हमने पढ़ लिए। कौन थे ये? शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र और एक भागभद्र। इसके बाद इन्होंने ज्यादा सेना वेना में सब में ब्राह्मण कर दिया, वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, राजसूय यज्ञ कराया। फिर इस बातों से कोई चिढ़ने लग गया होगा, कण्व वंश उसने शुरू किया, इनको मार के लास्ट वाले को। 3-4 राजा कुछ नहीं खास किया। सातवाहन ताकतवर थे, लोकल थे, अपने ब्राह्मण थे। सातवाहन में पहला था क्या नाम था उसका? सिमुक, लेकिन उसने ज्यादा काम नहीं किया। पहला जो ताकतवर वास्तविक था उसका नाम था शातकर्णी फर्स्ट।
उसकी पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है नागानिका। नाना घाट अभिलेख पर पहली बार लिखित में जमीन दान देने का एग्जाम्पल है, और ये बौद्धों को दी गई थी। तो ताकतवर आदमी था वो। उनके पूरे वंश के बारे में कि भाई ये ब्राह्मण है, इस तरह से हमें जानकारी मिली नाना घाट अभिलेख से। फिर हमने पढ़ा दूसरा जिसका नाम फेमस हुआ, वो कौन था? ये अपना हाल। हाल इंपॉर्टेंट था क्योंकि हाल की शादी कहाँ हुई? वो प्रगाढ़ पंडित था प्राकृत का, उसके सेनापति ने उसकी शादी करवा दी श्रीलंका में। श्रीलंका की मलयवती, संस्कृत की बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने 700 जो दोहे टाइप लिखे थे ना, सप्तशती, वो किसने लिखा? फिर हाल ने। फिर उसके बाद हमने देखा था गौतमी पुत्र शातकर्णी आया। शातकर्णी की माँ का नाम, वहां से माओं की इंपॉर्टेंस दिखती है, लेकिन सत्ता बेटों के हाथ में ही रही, सत्ता कभी भी लड़कियों के हाथ में नहीं आई। गौतमी पुत्र शातकर्णी ही शातकर्णी सेकंड है, जिसने कहा कि मैं परम ब्राह्मण हूँ, प्रथम ब्राह्मण हूँ, जनेऊ धारण करने का मुझे अधिकार है, द्विज वगैरह। उसने कहा मैं भीम का, कृष्ण का, राम का अवतार हूँ, इस तरह की बातें। फिर उसने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए क्या किया? शकों का एक राजा नहपान था, उसके साथ युद्ध किया और उसको हरा के मारा नहीं। उसके सिक्कों पर एक तरफ उसकी फोटो थी, दूसरी तरफ अपनी चिपकवा दी। तो जोगल थम्बी नाम की जगह पर बाद में मुद्राएं मिली हमें। उसके बाद उसके जैसे माओ के नाम के ट्रेंड के साथ वशिष्ठी पुत्र पुलोमा या पुलमावी आया, जिसके वो 2 पतवार वाली नाव हमने देखी, और जो हार गया रुद्रदामन से। शकों के अगली पीढ़ी में नहपान हारा था, अब ये जीता रुद्रदामन, जिसका कि गिरनार में ये अपना जूनागढ़ में है ना, गिरनार पर्वत के पास उसने संस्कृत में अभिलेख लिखवा रखा है, जिसमें उसने उस झील का जिक्र किया जो कभी मौर्यों ने बनवाई थी। अशोक ने उसके ऊपर काम किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किया था, सुदर्शन जी वही आदमी। फिर हमने देखा लास्ट में यज्ञश्री का बेटा है, और उसके टाइम में वो नाव वाले सिक्के खूब चले हैं। 2 पतवार वाली चली थी पहले वाले के में, और लास्ट वाले के में लास्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर राजधानी इनकी प्रतिष्ठान या पैठन थी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा किताब से पढ़ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ये ना बेटा बार बार पढ़ना पड़ता है तब याद होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े राजा नहीं थे, बस इन्होंने लोकल उस पर काम किया। चलो यहाँ से हमारी शुरू होती है। वैसे हमने एक क्लास इसकी पढ़ रखी है, लेकिन वो पढ़े थे विदेशी। ये अपना चैप्टर शुरू होता है ब्राह्मण राज्य, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हो गए थे